Good morning, everybody, and welcome back again to the Guru Upanishad English classes. Students, today we will study the fourth lesson of Beehive book, and the name of that lesson is A Truly Beautiful Mind. Okay, this lesson is all about Einstein, famous scientist Albert Einstein. ठीक है, आइए आज हम आपके बीहाइव बुक से, कक्षा 9वीं की बीहाइव बुक से अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि चौथा लेसन है, फोर्थ लेसन है, उसको पढ़ते हैं, उसका कॉम्प्रिहेंशन करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेसन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है कि किस प्रकार से उन्होंने वर्ल्ड जीनियस का जो टैग है हासिल किया, वर्ल्ड जीनियस का जो टाइटल है उन्होंने हासिल किया, और किस प्रकार के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड वो सेलिब्रेट किए जाते हैं एक नेवर बीन साइंटिस्ट के जैसे, मतलब अद्वितीय साइंटिस्ट के जैसे, और साथ ही साथ एक वर्ल्ड सिटीजन के जैसे. ठीक है, हम सभी जानते हैं उनके थ्योरी के बारे में, जो उन्होंने रिलेटिव थ्योरी दिया था, साथ ही साथ जो उन्होंने पीस के लिए काफ़ी सारा काम किया था. तो स्टूडेंट्स जानते हैं इस चैप्टर में उनके बारे में डिटेल में क्या क्या दिया है. ठीक है, पहले आप आ जाइए बिफोर यू रीड सेक्शन में कुछ है हमारे लिए. हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? हु इज अ जीनियस? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे लिए कि जब भी कभी आप जीनियस वर्ड समझते हैं, सुनते हैं, तो आपके मन में किसका ख्याल आता है? बिल्कुल ऐसे अपने अपने फील्ड में बहुत सारे पीपल हैं जिन्होंने जीनियस होने का प्रूफ दिया है. जैसे कि इंडिया से हम बात कर सकते हैं मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम की, या हम बात कर सकते हैं हरगोबिंद खुराना की, CV रमन की. ठीक है, ये लोग साइंटिफिक क्षेत्र में. जीनियस की बात कर सकते हैं हम सचिन तेंदुलकर की, क्रिकेट के क्षेत्र में. जीनियस की बात कर सकते हैं हम अटल बिहारी वाजपेयी की, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में. जीनियस की बात कर सकते हैं हम, और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे जो राइटर हैं लिटरेचर से रिलेटेड, तो रुडयार्ड किपलिंग की, ठीक है, RK लक्ष्मण की, RK नारायण की, बहुत सारे लोगों को हम जीनियस कह सकते हैं. तो जीनियस बनने के लिए क्या क्वालिटी होना चाहिए, इसमें पूछा गया है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में. देखिए, जीनियस बनने के लिए क्वालिटी नहीं, क्वालिटी इतना ही होनी चाहिए कि जिस फील्ड में आप अपने काम को कर रहे हैं वो परफेक्शन लाए. ठीक है, कुछ लोग होते हैं कई सारे काम करते हैं, सभी काम को थोड़ा थोड़ा अधूरा अधूरा काम करते हैं. कुछ लोग होते हैं जो अपने काम को ही अपना पैशन, हॉबी बना लेते हैं ताकि उसमें बेटर से बेस्ट रिजल्ट आए. ठीक है, तो अपने काम को यदि आप कंप्लीट और इन अ न्यू डिफाइंड वे आप कर सकते हैं, इट मीन्स यू कैन बी कॉल्ड अ जीनियस. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. ठीक है, सो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में और क्या जानकारी मिली आप सभी को बच्चों, कि वो शुरुआती दौर में, अपने करियर के शुरुआती दौर में एक जर्मन सिविल सर्वेंट थे. ठीक है, मतलब जर्मन थे वे. जर्मनी में उन्होंने एक छोटी सी क्लर्क के तौर पे नौकरी की थी. ठीक है, किसी पेटेंट ऑफिस में. ओके, और अचानक उन्होंने पूरे विश्व को हिला के रख दिया
हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, बहुत ही अच्छा फ्रेज है, टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, मतलब पूरे विश्व को हिला कर रख दिया या अचंभित करके रख दिया, ठीक है, सैकड़ों वर्ष पहले। इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old published in a quick succession 4 groundbreaking papers 4 groundbreaking papers। देखिए सिर्फ 26 साल के थे बच्चे आइंस्टीन जब 1905 में इन्होंने लगातार क्विक सक्सेशन मतलब तुरंत ही एक के बाद एक 4 रिकॉर्ड बना देने वाले पेपर्स पब्लिश किए, ठीक है, आर्टिकल पब्लिश किया इन्होंने साइंस से रिलेटेड, जिसमें पहला था लाइट के बारे में, अबाउट लाइट, सेकेंड वॉज द मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड थर्ड वॉज द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ बॉडीज एंड लास्ट वॉज द एनर्जी, ठीक है। इन सभी के बारे में इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग मीन्स रिकॉर्ड मेकिंग, ओके, आर्टिकल पब्लिश किए। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या है, हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस and transform the name Einstein into a synonym for genius। और इनके ये जो सारे आर्टिकल्स थे, रिसर्च थे, इन्होंने न्यूज़पेपर में सिर्फ एक छोटा सा स्पेस लिया, एक पन्ने का स्पेस लिया, ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर में, साइंटिफिक जर्नल में, जो साइंटिफिक न्यूज़पेपर होते हैं उसमें सिर्फ एक छोटा सा स्पेस कवर किया, लेकिन उसके बाद से टाइम और पूरा यूनिवर्स को लेकर पूरे वर्ल्ड का अंडरस्टैंडिंग जो है वो बदल कर रख दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, और इसी वजह से उनका नाम जो है आइंस्टीन वो भी ट्रांसफॉर्म हो गया जीनियस के सिनोनिम्स के लिए, ओके। जीनियस का सिनोनिम आइंस्टीन हम कह सकते हैं। 50 years आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टीन स्टिल रेन्स। आज भी अल्बर्ट आइंस्टीन की रिसर्च, उनकी थ्योरीज और उनके पीस वर्क्स बहुत याद किए जाते हैं और मानव जाति के कल्याण में, साइंस के कल्याण में, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, साइंस के डेवलपमेंट में बहुत ही फ्रूटफुल हैं, ओके। चलिए वी विल स्टार्ट द मेन बॉडी नाउ, मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। पैराग्राफ नंबर 1 आप साथ साथ पढ़ेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था जर्मनी के एक शहर जिसका नाम अल्म है वहां पे। और जब उनका जन्म हुआ था तो कि इस बात की कोई सूचना नहीं थी या इस बात का कोई सिम्टम नहीं था, ठीक है, कोई इंडिकेशन नहीं था इस बारे में कि वो एक बार ये एक छोटा सा बच्चा जिसका जन्म हुआ है वो किसी दिन एक बड़ी महानता को हासिल करेगा। इस बात का कोई लक्षण उस समय नहीं था, बल्कि इसके विपरीत उनकी माँ के लिए अल्बर्ट जो है एक थोड़े से फ्रीक टाइप थे या थोड़ा सा कहें कि इनबैलेंस्ड, मेंटली इनबैलेंस्ड थे, क्योंकि उनकी नज़र में उनका जो सर था, अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सर था, उनकी माँ को आम बच्चों के सिरों से कुछ ज़्यादा बड़ा दिखता था, ठीक है, तो उन्हें फ्रीक कह दिया गया उस समय, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ देखिए। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. So the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister, Maza,
He is said to have said, "Fine, but where are her ways?" Okay? सो स्टूडेंट, सेकेंड पैराग्राफ हमें ये बताता है कि लगभग 2.5 वर्ष के उम्र पे आइंस्टीन 2.5 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद भी 2.5 वर्ष के हो जाने के बाद भी आइंस्टीन बोल नहीं पाते थे। ठीक है? और जब उन्होंने लास्टली बोलना सीखा तो हर वर्ड को वो 2-2 बार बोला करते थे। ठीक है? साथ ही साथ इन्हें इस बारे में भी पता नहीं था कि बाकी बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है। ठीक है? किस प्रकार से बाकी बच्चों के साथ मित्रता करना है। मीन्स उन्हें मित्रता करना या बच्चों में घुल मिल कर रहना, बच्चों के साथ खेलना, ये सब नहीं आता था। इसीलिए उनके जो दोस्त थे, साथी थे, उनके हमउम्र थे बच्चे, वो इनका नाम ब्रदर बोरिंग उन्होंने रख दिया था। इसी वजह से ये जो बच्चा था, आइंस्टीन थे, वे अक्सर अकेले ही खुद से ही खेला करते थे। ज़्यादातर समय वो अकेले खेला करते थे। और खासकर खेल की जहाँ तक बात करें बच्चों, तो उनके हॉबीज़ में मैकेनिकल टॉयज, जो यांत्रिक खिलौने होते हैं, मशीन वाले, यंत्र वाले, तकनीक वाले, ऐसे खिलौनों को पसंद करते थे। एक बार कहा जाता है इनके बारे में कि इन्होंने एक बार अपने नई जो इनकी बहन जन्म ली थी उसको देखकर कहा कि ठीक है, खिलौना अच्छा है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, है ना? तो मैकेनिकल चीज़ों में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था कि इन्होंने एक अपने अंदर में कंक्लूड कर लिया था इन्होंने कि वो हर चीज़ जो अपने आप से मूव करती है या स्पीक करती है, बोलती है या हिलती डुलती है अपने आप से, वो कुछ ना कुछ मैकेनिकल थिंग है या मैकेनिकल टॉय है। इसीलिए इन्होंने अपनी बच्ची को एक मैकेनिकल, अपने जो नई बच्ची थी वो इनकी बहन, उसको एक मैकेनिकल टॉय समझ लिया और पूछ डाला कि इसके पहिए कहाँ हैं। थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining the skill throughout his life. इनके स्कूल में इनके हेडमास्टर ने एक बार इनके पिता से कहा था कि आइंस्टीन कोई भी प्रोफेशन ले ले अपने करियर के लिए या कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट कर ले अपने स्टडी के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सक्सेस करने के लिए बना ही नहीं है, वो फेलियर ही होगा एट लास्ट। इस प्रकार से नेगेटिव थिंकिंग सोसाइटी के लोगों की, इनकी माँ की, हेडमिस्ट्रेस की, हेडमास्टर की या इनके दोस्तों की, इनके बारे में हुआ करती थी। कोई नहीं एक्सपेक्ट करता था कि एक दिन ये बच्चा एक जीनियस बनेगा। और 6 वर्ष की उम्र में इन्होंने वायलिन प्ले करना सीखा क्योंकि इनकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन प्ले करें। और कुछ ही वर्ष बाद ये एकदम ट्रेन्ड या एक्सपर्ट वायलिनिस्ट की तरह वायलिन प्ले करने लगे और अपने होल लाइफ इन्होंने इस कला को मेंटेन रखा। पैराग्राफ नंबर 4 स्टूडेंट्स। बट अल्बर्ट आइंस्टीन was not a bad pupil. He was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. आगे बढ़ते हैं इनके जीवन में स्टूडेंट्स।
वस्तुतः सभी को इनमें कुछ ना कुछ कमियां दिखती थीं, लेकिन ये एक्चुअली उतने भी बुरे शिष्य नहीं थे, उतने भी बुरे स्टूडेंट नहीं थे, पढ़ने में अच्छे थे ये। वे हाई स्कूल मुनिच में पढ़ने गए बाद में, जब उनकी फैमिली वहाँ मूव कर गई थी मुनिच में, जब वो 15 वर्ष के थे, तो उन्होंने वहाँ के हाई स्कूल में पढ़ा और लगभग हर ही विषय में बहुत अच्छे अंक इन्होंने प्राप्त किए। लेकिन आइंस्टीन जो है वो स्कूल रेजिमेंटेशन से थोड़ा सा ऑड कंडीशन पे थे, मतलब कि जो स्कूल के रूल एंड रेगुलेशन थे उनको ये नफरत करते थे और अक्सर उन रूल एंड रेगुलेशन को लेकर इनकी बाकी टीचर्स से झड़प हो जाती थी, ठीक है। और इसीलिए 15 वर्ष की उम्र में उन्हें इतनी घुटन महसूस हुई वहां उनके स्कूल में। अक्सर टीचर से विवाद हो जाता था, हेडमिस्ट्रेस भी इनके बारे में अच्छा ख्याल नहीं रखती थी, या इनके हेडमास्टर, ठीक है, नहीं रखते थे। तो इन सब बातों को लेकर इतनी घुटन महसूस होने लगी, सफोकेशन होने लगा, स्टिफल्ड हो गए वहां पे भी, कि इन्होंने सदा हमेशा के लिए वो स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। बहुत अच्छा फ्रेज है यहाँ पे बच्चे, स्कूल लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब यहाँ पे हमेशा के लिए। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव्ड to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. ठीक है। और एक्चुअली इनका जन्म बच्चों हुआ है 18th सेंचुरी में। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी का जो टाइम था पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही ट्रबलसम था, कई सारी दिक्कतें थीं, होड़ लगी हुई थी एक कंट्री से दूसरे कंट्री को ओवर पावर करने के लिए, एक किंगडम से दूसरे किंगडम को ओवर पावर करने के लिए, और अपना कल्चर प्रमोट करने के लिए, अपना लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए। तो जो मुनिच कंट्री था स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा लिबरल नहीं था। इसीलिए पिछले ही साल इनके पिता जो थे, माता पिता जो थे, वो मिलान चले गए थे इनको मुनिच में इनके रिलेटिव्स के साथ छोड़ के। तो जब इन्होंने अपने स्कूल मुनिच का छोड़ दिया स्टूडेंट्स, तो इनकी काफी लंबी बातचीत हुई इनके माता पिता से, और तब बहुत मनाने के बाद, समझाने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद इनके माता पिता तैयार हुए इनको स्विट्जरलैंड में पढ़ाने के लिए, जहां पे जर्मन भाषा बोली जाती थी और मुनिच से ज्यादा लिबरल था, वहां पे छूट ज्यादा थी जर्मन के लोगों को, इसलिए वो वहां पढ़ने चले गए, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 6 देखेंगे स्टूडेंट्स। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आफ्टर finishing school, he decided to study at a university in Zurich. But science was not the only thing that appealed to the dashing young man and the wordless master. इनके जीवन में और आगे बढ़ेंगे तो जब जर्मन में वहां उन्होंने स्टडी किया, उसके बाद वे जुरिच के एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने डिसाइड किया कि आगे की पढ़ाई वो वहां से करेंगे, जुरिच की एक यूनिवर्सिटी से। आइंस्टीन जो थे वो बचपन से मैथमेटिक्स में गिफ्टेड थे। गिफ्टेड मतलब कि प्रवीण बुद्धि थी उनकी मैथमेटिक्स में। साथ ही साथ वे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उनका। इसीलिए स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जो कि जुरिच में था। लेकिन वहां पे जब यूनिवर्सिटी में ये गए तो बच्चों, साइंस ही एक ऐसा चीज नहीं था जो इस घने मूंछ वाले, वार्डलेस मस्टक मतलब घना मूंछ, लंबी मूंछें लटकती हुई, घने लटकती हुई लंबी मूंछें वाले नौजवान को सिर्फ साइंस ही ऐसा चीज नहीं था जो अपनी ओर आकर्षित करता था। वहां एक और ऐसी वस्तु थी जिसके प्रति वे आकर्षित हो गए। क्या वस्तु थी बच्चे? वो
7th पैराग्राफ पढ़ेंगे। He also felt a special interest in fellow student Meliva Merrick, whom he found to be a clever creature. एक इनकी जूनियर स्टूडेंट थी, इनसे जो एक स्टूडेंट थी उसी यूनिवर्सिटी की जो इनसे जूनियर थी, जिसका नाम था मेलिवा मैरिक। इस नौजवान व्यक्ति को उस युवती में भी इंटरेस्ट आया, या यूं कहें कि थोड़ा सा स्नेह या प्रेम जगा, और इनके हिसाब से वो जो लड़की थी मेलिवा मैरिक, वो भी बहुत क्लेवर प्रतीत हुई। ठीक है। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द ज़ुरिच यूनिवर्सिटी was one of the few in Europe where women could get degrees. वो लड़की भी जो सर्ब से बिलोंग करती थी, सर्बिया से, सर्बियन थी, स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी पढ़ने क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरिच जो था एक ऐसा स्थान था, एक ऐसा यूनिवर्सिटी था जो कि महिलाओं को एजुकेशन प्रोवाइड करता था, और ऐसे महिलाओं को एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले ऐसे यूनिवर्सिटी बच्चे उस समय बहुत कम थे, इसलिए वो भी सर्बिया से पढ़ने आई थी यहाँ पे। Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. और आइंस्टीन ने जब उनको देखा, मेलिवा मैरिक को, उनके बिहेवियर को, उनके नेचर को, तो उन्हें उसके अंदर एक ऐसा मित्र दिखा जो फिलिस्तीन्स के खिलाफ इनकी मदद करेगा। मतलब कि मेलिवा मैरिक भी बच्चों फिलिस्तीन्स के खिलाफ थी। फिलिस्तीन्स एक्चुअली एक टाइटल दिया गया है, आइंस्टीन ने ऐसा टाइटल दिया है वैसे लोगों को जो इनके परिवार से थे, जो इनके सोसाइटी से थे, जो इनके स्कूल से थे, जिनके साथ हमेशा इनकी विवाद होती रहती थी, क्योंकि उस समय फिलिस्तीन्स और जर्मन पीपल की विवाद होती थी बच्चों। तो इसीलिए मेलिवा मैरिक भी वैसी बच्ची थी, वैसी लड़की थी जिसकी अक्सर किसी ना किसी से झड़प हुआ करती थी। ठीक है, अपने अधिकारों को लेकर, सच्चाई को लेकर। तो काफी कॉमन चीजें दिखी आइंस्टीन को मेलिवा मैरिक के अंदर। द कपल फेल इन लव, बाद में दोनों को प्यार हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। और प्यार होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से पत्राचार करने लगे, लेटर से बातचीत करने लगे, जिसमें अपने प्रेम को, अपने इमोशन को साइंस की डिस्कशन करने के साथ साथ बहुत ही कोमल तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से अपने प्रेम को की बातें करते हुए साइंस की भी बातें अपने लेटर में कर लिया करते थे। आइंस्टीन ने एक बार अपनी चिट्ठी में लिखा, रोट आइंस्टीन, How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. आइंस्टीन ने कहा कि मुझे कितनी खुशी होगी और गर्व महसूस होगा जब हम दोनों मिलकर जो हमारा रिलेटिविटी का थ्योरी है उसमें एक विक्टोरियस कंक्लूजन, मतलब कि एक फाइनल जीत पे पहुंच जाए, एक ऐसे परिणाम पे पहुंच जाए जो सफलता वाला परिणाम हो, तो मुझे बहुत गर्व होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर टुडे। आप लोग यहाँ तक रीडिंग कीजिए और मेरे वीडियो को, कॉम्प्रिहेंशन को साथ साथ सुन के आप चैप्टर को अंडरस्टैंड कीजिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप मार्कआउट कर लीजिए, कमेंट में दे दीजिए यदि कोई आपको सेक्शन समझ में नहीं आया, कोई पैराग्राफ, ठीक है, जिसका जवाब मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। इस चैप्टर का नेक्स्ट जो पार्ट बचा हुआ है, पैराग्राफ 8 टू पैराग्राफ 17, वी विल डिस्कस इन आवर लेटर वीडियो। अगली वीडियो में उसको मैं कॉम्प्रिहेंड करूंगा आप सभी के लिए पार्ट 2 में, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून रहे मेरे चैनल से और लाइक करें, सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है तो, बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही साथ स्टूडेंट शेयर करें और
सभी चैप्टर्स के, इंग्लिश से रिलेटेड सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर के लिए, ग्रामर के लिए, राइटिंग स्किल के लिए आप मेरे वेबसाइट www.guruupnishad.wordpress.com पे जा सकते हैं। वहां क्लास 9, 10, 11, 12 सभी का फेयर वर्क अवेलेबल है, सभी का ग्रामर अवेलेबल है, सभी का राइटिंग स्किल अवेलेबल है। ठीक है, वंस अगेन आई विल टेल यू www.guruupnishad, ये दोनों वर्ड बच्चे एक ही साथ होगा, एक ही साथ टाइप करेंगे। गूगल पे टाइप करेंगे मिल जाएगा, बिंग पे टाइप करेंगे, एनीवेयर आप सोशल प्लेटफॉर्म पे टाइप करेंगे मिल जाएगा। ओके, टिल देन